जिले के दीपक चौहान जी, यहाँ हम इस कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के वो प्रभारी हैं मनीष कसाना जी, नेहा उप्रेती जी, राहुल गौड़ जी, अवधेश जी, और हमारे पीछे भी साथी बैठे हैं, जगत जी हैं, वंदना जी हैं और बीसी वशिष्ठ जी हैं। मेरे जिले के और विशेष तौर से हमारे लोकसभा के स्तर पे हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो लोग डिजिटली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होंगे उनको भी, जो उपस्थित हमारे प्रेस के साथी हैं, आप सभी को नमस्कार। 3-4 बिंदु पर आप सबसे बात करना है। बहुत सारे समाचार बहुत ही चर्चा में हैं, उस पर भी थोड़ा थोड़ा हम नज़र डालेंगे। और एक बड़ा यज्ञ संपन्न किया हम लोगों ने, लगभग 3 दिन में 18 लाख लोगों का फुटफॉल हुआ है, और वो सब कुछ अच्छे से बीत गया। ये भी हमारे लोकसभा के लोगों की और कार्यकर्ताओं की एक बड़े सूझबूझ का परिचय देता है। उसके लिए भी मैं देवी देवता सहित लोकसभा वासियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पत्रकार भाइयों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इसमें कई ऐसे क्षण हैं जहाँ पे तिल के ताड़ बनाए जा सकते थे, बात के बतंगड़ हो सकते थे, लेकिन आप सब ने उसको बहुत ही सकारात्मक ढंग से व्यवस्था को बनाने में मदद की, उसके लिए आभारी है। दोस्तों, अभी संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे चर्चा चल रही है। 1 फरवरी को बजट आया, और उसके ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी 2024 को महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने संयुक्त अधिवेशन को, जो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन था, उन्होंने संबोधित किया। अक्सर ऐसा होता है कि लोग राष्ट्रपति जी का अभिभाषण करके और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार उसमें जाते नहीं। तो सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के द्वारा हमारे देश में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सबके लिए जानने लायक है। मैं उनमें कुछ बिंदु ऐसे बोलूँगा जो इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को तो कई लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से सभी ने पूरा तो नहीं सुना होगा, और हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा के हमारे प्रत्येक जन तक जाए। इसके लिए मीडिया का हमें जो सहयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेब मीडिया, तो इसमें सबसे पहले हम आपको याद दिलाएं कि जो नया संसद भवन बना, इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी का ये पहला उद्बोधन था। आप सबको याद होगा कि जब ये नए संसद की शुरुआत हो रही थी तो बड़ी चर्चा में था कि महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। और तो भाई, एक लोकसभा के अंदर महामहिम राष्ट्रपति जी आए, ये संवैधानिक रूप से छोटी बात हो जाती है। जब दोनों सदन एक साथ, जो नए संसद भवन में किया गया, और महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको संबोधित किया, और उन्होंने एक लाइन कही सबसे पहले कि ये जो संसद भवन ही है, ये आज़ादी के अमृत काल में बना हुआ भवन है। जब हमारे देश की आज़ादी का 75 वर्ष हुआ तब ये भवन बना है। तो इस भवन से भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी झलक रही है, जो लोगों को दिखना चाहिए।
जब वो ऐसा बोल रही थी, सभ्यता और संस्कृति की चेतना, तो हमें क्या दिखाई दे रहा था? वो सिंघोल जो नरेंद्र मोदी जी को हमारे देश के महात्माओं ने दिया था, और जब वो बोल रही थी तो आप सबने शायद ध्यान दिया या नहीं दिया, वो जो लोकतंत्र का चिन्ह, जो न्याय का चिन्ह है, नरेंद्र मोदी जी इसको ऊपर लेके चल रहे थे, मगर जब राष्ट्रपति जी बोल रही थी तो राष्ट्रपति जी के नीचे सामने दिख रहा था। इतना बड़ा पद होता है महामहिम राष्ट्रपति जी का, उस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं संसद टेलीविजन को, उन्होंने बार बार उसको दिखाया। तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति पद पे बैठी हुई एक भारत की आदिवासी समाज की बेटी, वो हमारे देश की उस पद पे जब संबोधित कर रही थी, तो उनकी दूसरी जो पंक्ति थी कि ये संसद हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्राण भी है। ये भी याद रखना चाहिए हम लोगों को। जब महामहिम राष्ट्रपति जी बोल रही थी तो उन्हें एक बात और याद दिलाई कि 21वीं सदी के नए भारत के लिए नए परंपराओं के निर्माण का भी संकल्प हमें इस समय लेना है। और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह नया सदन नीतियों पर सार्थक संवाद का केंद्र बनेगा। वैसे तो सब निरर्थक करने में लगे हुए हैं लोग, आप देखते हैं छोटी छोटी बात पे संसद को बाधित कर देना है। तो ये भी याद रहे मीडिया के थ्रू सभी जनता को, और ऐसी नीतियां बने जो आज़ादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण कर सकें। फिर से वही बात जो प्रधानमंत्री जी ने एक इशारा किया कि 2047 तक हमारा भारत विकसित हो। अब भारत कहां चल पड़ा है? देखिए, कौन था इस देश में जो अचानक से 25 साल बाद की बात कर रहा? सरकारें आती थीं, अगली बार चुनाव जीत के आएंगे कि हार जाएंगे, इसी में फंसे रहते थे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी शुभकामना देते हुए अपनी जो आगे जानकारी दी, उसमें कुछ बातें हम आप सबके सामने जरूर रखना चाहते हैं। याद रखिए, कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अभी स्थापित हुई। याद रखिए, राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का समर्पित म्यूजियम अभी खुला। आप देश के हमारे लोग विचार करें, हमारी लोकसभा के लोग विचार करें, क्या लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के रूप में सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? यहां तो ऐसा लगता है जैसे नेहरू जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। वही नेहरू सभागार, ये हमारे देश के नागरिकों के लिए गर्व की बात है। आप लोग भी सोचो कि पहली बार उसी प्रधानमंत्री नेहरू जी के नाम से खाली रखा था और सिगरेट का ट्रे रखा जाता था। आज वहां देश के सभी प्रधानमंत्री, भाई सभी लोग सभी को मानते होंगे, कई मानक होते हैं किसी को मानने के, तो इसी वर्ष में सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम खोला गया। यही वो समय है जब वीर साहिबजादों के, हम लोग सुनते तो बहुत आए हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे, मगर उनके नाम से वीर बाल दिवस मनेगा, ये अभी शुरू हुआ। ये कितना बड़ा कार्य है। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने याद दिलाया कि आदिवासी के लिए हमेशा बात करना कि हम प्रेम करते हैं, बात करते हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को कभी वो सम्मान नहीं मिला जो अभी दिया गया है। भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। जनजातीय गौरव दिवस, ये तरीका, इसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हां, 15 अगस्त को हम जब देश के स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हम 14 दिसंबर को कैसे भूल जाएं? हमारे वो भाई थे जिनको दीवार खड़ी करके इस देश को बांट दिया गया। तो याद रखिए
जो रक्तपात हुआ, नरसंहार हुआ, तो इसी दौरान हमने उसको विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाना शुरू किया। आप देखिए दुनिया में हर जगह आर्थिक संकट है और हमारे यहाँ विकास दर 7.5% से ऊपर बनी हुई है। ये भूलना नहीं है, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बन गया। इस पे गर्व करना है। हमारे भारत के बच्चों ने, खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पैरा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन मिली और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत दुनिया में सबसे पहले 5G रोल आउट करने वाला देश बन गया है। देश तो बहुत है, विकसित भी हैं, हम विकसित नहीं हैं, फिर भी 5G रोल करने वाला हम पहला देश बन गए। भारत एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की है। भारत इंडियन एयरलाइंस जो है दुनिया की सबसे बड़ी योजना पे काम करना शुरू किया, वही देश है। तो इन बातों को याद रखते हुए हम कैसे भूल सकते हैं कि यही वो समय है, वर्ष है। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि नारी अभिनंदन, नारी सशक्तिकरण को समर्पित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत प्रशंसा की है। किसको गर्व नहीं होगा। कहते तो सब लोग थे कि महिला को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं तो भी हम सोचते हैं कम से कम इतने लोग हों तो 2 हमारी बहनें होनी चाहिए। इसलिए पूनम जी और नेहा उप्रेती बैठी हैं, पीछे भी हैं, तो 33% ज़्यादा हो जाएगा। विश्वास में लाना पड़ेगा। गुलामी के खंड में हम क्या कहते थे, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अरे भाई दंड क्यों दोगे, न्याय क्यों नहीं हो सकता है देश में। तो पहली बार भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत अभी हुई, उसको भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने, ये इसको आप लोग अलग अलग ढंग से परिभाषित करिएगा, क्योंकि मैं इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि अब भारतीय दंड संहिता नहीं देश में है, अब भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत हो गई है। एक 60 दिन के अंदर किसी बड़े केस में भी फैसला आना जरूरी है, ऐसी व्यवस्था कर दिया है हम लोगों ने। बहुत सारी, एक छोटी सी एग्जांपल आप सबको बताएं। आप लोग कभी कभी देखते होंगे ना कि कोई पुलिस अधिकारी आपके क्षेत्र में डीसीपी था, उसके समय में कुछ उपद्रव हो गए, अब वो बेचारा कहीं चला जाए तो बूढ़ा और होने के बाद, रिटायर होने के बाद भी उस केस को लड़ने उसी को आना पड़ता था। अरे भाई वो डीसीपी थे, तो जो आज डीसीपी है वो डीसीपी पद है ना। अब हम लोगों ने कर दिया, अमित शाह जी ने इसको प्रस्तुत किया कि जो डीसीपी है, जो केस किया है, जीवन भर जो डीसीपी रहेगा वो लड़ेगा। नहीं तो लोग डर के मारे केस ही नहीं बढ़ाते थे, अरे यार मैं कहाँ रहूंगा, हमें बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात हुई है। तो अब ये क्या कहे, भारतीय दंड संहिता क्यों था पहले, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। वो हर बात में दंड देना चाहते थे हमको, हमारी आवाज बंद करना चाहते थे। तब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको दिया, राष्ट्रपति जी ने उसको अंडरलाइन किया कि दंड देना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य न्याय करना होना चाहिए। तो इसको भी हम सब याद करेंगे। जम्मू कश्मीर से 370 हटा इसी काल में। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से जो अल्पसंख्यक आते थे हमारे यहाँ, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, हम लोगों ने उनको दिया। दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों का भी तो अधिकार होना चाहिए। जो हमारा देश बंटा, उनको हम लोगों ने दिया। इसी संसद ने हमारी मुस्लिम बहनों के साथ जो अत्याचार होता था, उसको हम लोगों ने एक कड़ा कानून बना के रोका। आज बहनों में खुशी की लहर है। नीति आयोग के अनुसार एक जानकारी आप सबको दे रहा हूं। वैसे तो हम लोग अभी तक क्या सुनते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। पता चला गरीब गरीब बढ़ते जा रहे हैं, गरीबी नहीं हटी। मैं
राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कहा गया है, ये मेरे क्षेत्र के सभी पत्रकार भाई बहन आप इसको पहुंचाइए, कि नीति आयोग के अनुसार भारत एक दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये डेटा है, आप सब गर्व से कह सकते हैं। और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो बाकी बचे हुए लोगों की भी क्यों नहीं हो सकती। हमारी ये फाइल करने वालों की संख्या जो कभी 90,000 होती थी, नहीं हाँ, इसको 90 लाख होती थी, अब वो संख्या इस समय 8 करोड़ पार कर चुकी है। देश तो वही है सर, देश वही है, लोग वही हैं। क्यों? क्योंकि सबको विश्वास हो गया, चलो पैसा जहां जा रहा है तो उसका सदुपयोग हो रहा है। कैसे सदुपयोग हो रहा है मैं आपको कुछ बताऊंगा। जैसे स्टार्टअप होते हैं ना, स्टार्टअप, मेरे मीडिया के भाई बहन जो हमारे स्टार्टअप जो इस देश में कर रहे हैं, मैंने पहली बार जो कोई उद्योग धंधा शुरू करेगा तो उससे 3 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है देश में इस समय। और देश में कुछ 100 स्टार्टअप थे, कुछ 100, आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हो गए हैं। सोचिए हम कितने अच्छे तरह से सही दिशा में जा रहे हैं। इनको हमें लोगों को बताना है। आप देखिए दिसंबर 2017 में हम लोगों ने बहुत कोशिश करके फिर 98 लाख लोग जीएसटी देते थे, आज इनकी संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। जब जीएसटी आई तो विपक्ष ने बहुत विरोध किया इसका। अब अगर बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, गांव-गांव प्रधानमंत्री सड़क बन रही है, पैसा कहां से आ रहा है? मेरे भाई बहन, राष्ट्रपति महोदय ने बताया सूचना में कि पहले हमारे देश में एक महीना में 25,000 करोड़ रुपए टैक्स आते थे, 26-27 तरह के मिला के। कितने आते थे? 25,000 करोड़। आज वही देश है और कितना टैक्स आ रहा है? 1,50,000 करोड़। 25,000 करोड़ से 6 गुना ज्यादा। तब सोचिए कि अगर 80 करोड़ को हम अनाज फ्री में दे दें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अगर इसके बाद सोचिए कि 55 करोड़ लोगों को हम 5 लाख रुपए की फ्री इलाज दे दें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अगर हम 4 करोड़ 10 लाख लोगों को बेघर को घर दे दें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कहां 25,000 करोड़ रुपए और कहां किसी महीने में तो 1,72,000 करोड़ गया। तो ये इसको जब तक हम समझेंगे नहीं, खाली हम सोचेंगे कि राष्ट्रपति जी ने बोल दिया और बस हो गया काम, नहीं, इसको हमें गली गली तक इस जानकारी को, और हमको आपको जब ये ध्यान में आएगा तो मेरा भी सुन के, मैं सांसद हूं, मैं आपसे सच बताऊं कि सुनने के बाद नहीं होता हाँ ये बात मैं क्यों नहीं बता रहा हूं। ये बात बताना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन। 2014-15 में लगभग 2,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे। 2014-15 में लगभग 2,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे। 2023-24 में दिसंबर माह तक लगभग 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं देश में। क्या जागरण है देश में सर। कहां 2,000 इलेक्ट्रिक वाहन, कहां 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन। और 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे, कोई भी गाड़ी। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे। ये हमारे देश की स्पीड का एक बहुत बड़ा पैमाना है। बैंकों से एनपीए होते थे, आप लोग सुनते थे ना कि कर्ज ले लिया तो कौन था वो किंगफिशर का मालिक था उधर,
माल्या, उसको पकड़ो तो ये भागा तो वो भागा। क्या हुआ? सरकारें एनपीए कराती थी फोन करके, इनको पैसा दे दो, बैंक को दिया नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, तुमको तकलीफ देंगे। और एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लिख देते थे, हम तो दिवालिया हो गए। अरे कैसे हो जाओगे तुम देश के लोगों का पैसा लेके? आज आपको एक जानकारी बता रहा हूं जो राष्ट्रपति महोदय ने बताया कि बैंकों का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में होता था, मतलब 22%, 23%, 50% एनपीए, 50% तक, आज वही मोदी सरकार ने, राष्ट्रपति महोदय ने बताया, अब वो देश में सिर्फ 4% रह गया है और उस पर भी कड़ी से कार्रवाई हो रही है। तो इतने लोग, जो हमारे देश का पैसा किसका था? हमारा था, आपका, झुग्गी में रहने वाले लोगों का था, ये यमुना बिहार में रहने वाले लोगों का था, गोकुलपुरी में रहने वाले लोगों का था। हमारे यहां तो बैंक नहीं खुल रहे। तो आज मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक मजबूत हिस्सा बन गया है सर। तो ये हमें लोगों को बताना है कि आइए, कैसे आइए, हम आपको बताते हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। क्या गौरव है। आप हमको बोलते थे हम पिछड़े देश है। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई थी। कुछ साल पहले भारत खिलौने आयात करता था, बच्चों को जो देते वो विदेशों से आते थे। आज मेड इन इंडिया खिलौने भारत से दूसरे देशों में जा रहे हैं। खिलौना उद्योग कहां से कहां पहुंच गया है। इसमें लोग आए, मेरी लोकसभा के लोग, आप आए। दुनिया भारत के खिलौने चाहती है, खिलौने बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। डिफेंस प्रोडक्ट, हम लड़ाकू विमान बना रहे हैं, हम हथियार बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, और ले कौन रहा है? दुनिया के दूसरे देश। जबकि हम पहले, आप सुनते थे ना, कौन कौन बोफोर्स डील तो फलाना डील। आज भारत, मैं अभी मॉरिशस गया था, मॉरिशस का 50 साल पूरा हुआ स्वतंत्रता दिवस का। तो वहां पे भारत के बनाए हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट मॉरिशस में धूम मचा रहे हैं। मॉरिशस एक छोटा सा देश है, लेकिन टूरिज्म में वो दुनिया में बहुत आगे है और हर व्यक्ति मॉरिशस जाना चाहता है। हमने पूछा उनसे कि भाई तुम लोग इतना छोटा देश है, अगर किसी ने आक्रमण कर दिया तो क्या करोगे? तो वहाँ के एक मंत्री का कहना है, कुछ होगा तो हम लोग कहेंगे भारत माता की जय, भारत हमारी रक्षा करेगा। ऐसा ऐसा काम हुआ है मेरे भाई बहन। तो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जो समुद्र में चलता है तो दुनिया हिल जा रही है, हमने खुद बनाया है। तो ये हमारे देश का जो स्पीड है, इसको आप सब के मार्फत में लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। एक दो और बातें बता के फिर मैं थोड़ा सा लोकल आऊंगा। आप एक बात का ध्यान करेंगे, खुशी होगी जान के आपको कि गांवों में पिछले 10 साल में 4.25 लाख किलोमीटर नई सड़क बनी। एक न एक सड़क से तो जुड़ी गया है, कई तो 2-4 सड़कों से भी जुड़े हैं। एक गांव है, इधर से भी सड़क आती है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है। लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां एक सड़क न जाती हो। ये सफलता है। आपको जान के खुशी होगी कि नेशनल हाईवे की लंबाई हमारे यहाँ 90,000 किलोमीटर होती थी। कितना किलोमीटर? 90,000 किलोमीटर। और इस समय 1,46,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे भारत में है। मैं कल रात में बागेश्वर गुरु जी के साथ कथा के बाद ग्वालियर जाके आ गया। कैसे आया? जब उस पे चलते हैं तो पता चलता है। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर